बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाहिद हुसैन अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम पढ़ रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से एलसी जो है वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करती है कि वो अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकें। इंपोर्टर को क्या इसमें बेनिफिट होता है एलसी में, वो हमने पढ़ा कि एलसी के ज़रिए वो इंश्योर कर सकता है कि उसकी जो शिपमेंट है वो उनके जो टाइम फ्रेम जो मेंशन किया है उन्होंने सेल कॉन्ट्रैक्ट में, उसके मुताबिक वो शिपमेंट हो और वो जो स्पेसिफिकेशंस उन्होंने गुड्स की मेंशन की हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट में, उसी के मुताबिक गुड्स जो हैं वो शिप की जाएँ। इसको किस तरह से वो इंश्योर करता है, इसके लिए वो एलसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखे जाते हैं कि एक्सपोर्टर जो है वो शिपमेंट करके फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करे। तो उन डॉक्यूमेंट्स में जैसे इनवाइस होती है, बिल ऑफ लेडिंग होता है, इंश्योरेंस होती है और कोई क्वालिटी सर्टिफिकेट हो सकता है या इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हो सकता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स जो है वो इंपोर्टर एलसी के अंदर इंक्लूड करवा सकता है, जिससे कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो शिपमेंट है वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि एक्सपोर्टर को इसमें क्या एलसी में फ़ायदा होता है। एक्सपोर्टर को ये है कि एक तो अगर वो जो शिपमेंट जो सेल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो शिपमेंट है, अगर वो शिपमेंट करके और जो टाइम फ्रेम सारा एलसी में मेंशन किया है, शिपमेंट डेट जो मेंशन की है और जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मेंशन की है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की हैं एलसी के अंदर, अगर वो उन कंडीशंस को, टर्म्स को मीट करते हुए शिपमेंट करता है और जो जो डॉक्यूमेंट्स एलसी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक के थ्रू जो एलसी इशूइंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा देता है, तो उसको पेमेंट की गारंटी होती है एलसी इशूइंग बैंक की तरफ से। यानी अगर इंपोर्टर काल कला इस काबिल नहीं रहता कि वो पेमेंट कर सके, तो फिर भी जो इंपोर्टर का बैंक है यानी एलसी इशूइंग बैंक, उसकी तरफ से गारंटी होती है पेमेंट की, प्रोवाइडेड कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो एलसी में रिक्वायर किए गए थे वो एक्सपोर्टर जो है वो प्रोवाइड करता है और उनमें डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज हो दैन फिर मामला और होता है, फिर वो एलसी इशूइंग बैंक जो है वो डिस्क्रिपेंसीज इंपोर्टर को रेफ़र करता है और इंपोर्टर अगर उनको एक्सेप्ट कर ले दैन फिर वो एक्सपोर्टर को जो है वो पेमेंट होती है। तो ये तो था कि किस तरह से जो है वो एलसी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करती है ट्रेड ट्रांजैक्शन में, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में। तो फर्दर हम पढ़ रहे थे कि एलसी के अंदर क्या क्या क्लासेस होती हैं। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा कि सबसे पहले एलसी के अंदर एक इशू डेट होती है। तो इशू डेट क्या कौन सी होती है? जिस दिन इंपोर्टर अपने बैंक को एलसी इशू करने की रिक्वेस्ट देता है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या परफॉर्मा इनवाइस की कॉपी, और साथ जो एलसी इशूइंग फॉर्म होता है वो सबमिट कराता है अपने बैंक को। अच्छा, तो वो एक डेट फिर हो जाती है एलसी इशूएंस डेट। उसके बाद उसमें एक एक्सपायरी डेट डाली जाती है कि कब ये एलसी एक्सपायर होगी। हर एलसी की एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, क्योंकि नॉर्मली 3 माह यानी 1 क्वार्टर के लिए होता है, या इससे कम भी हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 3 माह के लिए जो है वो एलसी ओपन की जाती है। तो इस हिसाब से एलसी के अंदर एक एक्सपायरी डेट भी मेंशन की जाती है और प्लेस मेंशन की जाती है। प्लेस जो है वो नॉर्मली एक्सपोर्टर का जो कंट्री होता है वो मेंशन होता है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे एलसी में एक क्लास होती है एप्लीकेंट के बारे में। एप्लीकेंट के कौन होता है? एप्लीकेंट जो है वो इंपोर्टर को कहते हैं। एलसी के अंदर इंपोर्टर को एप्लीकेंट कहते हैं और इस फील्ड में इंपोर्टर का नाम, एड्रेस वगैरह मेंशन होते हैं एप्लीकेंट के फील्ड में। उसके बाद एक अगला फील्ड होता है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी में
एक्सपोर्टर का नाम, एड्रेस वगैरह मेंशन होते हैं। दैन इसके बाद एलसी की अमाउंट आ जाती है। एलसी की अमाउंट जो होती है वो जो जिस सेल कॉन्ट्रैक्ट पे जो बेस कर रही होती है उस सेल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट के बराबर एलसी की अमाउंट होती है, प्लस उसमें कुछ ना कुछ टॉलरेंस रखी जाती है जो कि सेल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हो तो उसी के मुताबिक टॉलरेंस होती है, जो आमतौर पे 5% प्लस माइनस होती है। अच्छा, इसके बाद फिर एलसी में पेमेंट टर्म्स मेंशन होती हैं, क्या ये साइट की एलसी है या यूजर्स की एलसी है। पेमेंट टर्म्स के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि यूजर्स साइट क्या मतलब है, जैसे डीपी जो हम कहते हैं, और जो यूजर्स एलसी है वो डीए की एलसी भी हम कहते हैं, ठीक है, कि यानी उसमें टेंडर हो सकता है 60 डेज़ फ्रॉम बीएल डेट या 90 डेज़ फ्रॉम बीएल डेट जो है वो पेमेंट होगी। अच्छा, इसके बाद जो है पेमेंट टर्म्स के बाद अगली एक क्लास होती है कि एलसी अवेलेबिलिटी, यानी इसका मतलब अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक्सपोर्टर जो है वो शिपमेंट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो एलसी में रिक्वायर्ड हैं वो किस बैंक के थ्रू सबमिट करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि उसने जो एक्सपोर्टर का बैंक जो कि सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होता है, एलसी नॉर्मली या तो उसी के साथ अवेलेबल होती है या एलसी की अवेलेबिलिटी होती है विद एनी बैंक। अगर एनी बैंक हो तो इसका मतलब होता है कि एक्सपोर्टर शिपमेंट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने किसी भी बैंक के थ्रू जिसमें कि एक्सपोर्टर का अकाउंट है वो आगे इंपोर्टर के बैंक को यानी एलसी इशूइंग बैंक को सबमिट करा सकता है। अच्छा, इसके बाद एलसी के अंदर आती हैं क्लासेस शिपमेंट, लेटेस्ट शिपमेंट डेट की, जो कि नॉर्मली जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड होती हैं डेट्स, उनके मुताबिक वो लेटेस्ट शिपमेंट डेट उसमें एलसी में डाली जाती है। फिर पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये भी उसी तरह जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं उसी के मुताबिक एलसी के अंदर इनको मेंशन किया जाता है। तो जैसे कि मैंने एक मिसाल दी थी, हमारे जो एक्सपोर्टर अगर हो, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर इंटरलूप हो, इंटरलूप लिमिटेड और यूएसए में हो, उसका कस्टमर इंपोर्टर हो जेसी पेनी, ठीक है, तो वो नॉर्मली क्या करेंगे कि पोर्ट ऑफ लोडिंग कराची पोर्ट मेंशन कर देते हैं और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो यूएसए की पोर्ट, जैसे न्यूयॉर्क पोर्ट है उसको या न्यूयॉर्क पोर्ट उसको मेंशन कर देते हैं। इसके बाद अगली जो है चीज़ होती है एलसी में, वो डिस्क्रिप्शन की फॉर क्लास होती है 45A, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की होती है। इसमें गुड्स की डिस्क्रिप्शन मेंशन की जाती है, उसकी क्वांटिटी मेंशन की जाती है, प्राइस मेंशन की जाती है और डिलीवरी टर्म्स मेंशन की जाती है। ये सारी चीज़ें भी सेल कॉन्ट्रैक्ट में जो जिस तरह से मेंशन होती हैं एग्जैक्टली उसी तरह से इसको मेंशन किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगली जो फील्ड होती है 46 से एलसी की फील्ड होती है, वो क्या होती है, ये होती है डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, यानी एक्सपोर्टर जो है वो शिपमेंट करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंपोर्टर के बैंक को सबमिट कराएगा अपने बैंक के थ्रू। इसमें सबसे पहले तो होती हैं इनवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, दूसरे नंबर पे बिल ऑफ लेडिंग होते हैं सी शिपमेंट की सूरत में, अगर एयर की शिपमेंट हो दैन वो एयरवे बिल होते हैं। इसके बाद फिर नॉर्मली इंश्योरेंस वगैरह भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो कवर नोट्स या इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी रिक्वायर की होती है, वो भी सेंड करनी होती है। इसके अलावा कोई इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इसमें अगर इंपोर्टर ने कोई इंस्पेक्शन करवाया है शिपमेंट का किसी इंडिपेंडेंट कंपनी से, तो वो भी उसमें एलसी में वो एक्सपोर्टर ने वो सर्टिफिकेट, उसका इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट या अगर कोई क्वालिटी सर्टिफिकेट वो भी उसने एक्सपोर्टर ने सबमिट कराने होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक फील्ड होती है 47A, उसमें क्या होता है, इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस होती हैं एलसी की। एडिशनल कंडीशंस यानी कि क्या होती हैं, नॉर्मली इसमें होता है कि जी एलसी की लैंग्वेज जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, या बीएल जो है वो आया हाउस बीएल एक्सेप्टेबल होगा या मास्टर बीएल ही एक्सेप्टेबल होगा, और फर्दर ये कि थर्ड पार्टी शिपमेंट एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, ट्रांस शिपमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है,
और कुछ और कंडीशंस जो भी हैं अगर आपकी हो इंपोर्टर की या एक्सपोर्टर की, तो वो भी इनमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एंड पे एक क्लास आ जाती है प्रेजेंटेशन पीरियड, के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्टर ने शिपमेंट के बाद कब तक प्रेजेंट करने होते हैं। तो एक्सपोर्टर ने नॉर्मली 21 दिन का टाइम रखा जाता है कि जब भी उसको उसकी लेटेस्ट शिपमेंट डेट हो, उसके बाद विदिन 21 डेज़ जो है वो एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने होते हैं पोर्टर के बैंक को। अच्छा, लास्ट में फिर एलसी के अंदर मेंशन होता है कि डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच एड्रेस, यानी जो एलसी इशूइंग बैंक होता है वो अपना एड्रेस मेंशन करता है कि एक्सपोर्टर ने शिपमेंट करने के बाद शिपिंग डॉक्यूमेंट्स किस एड्रेस पे मेंशन करने होते हैं। तो ये तो थी एलसी के बारे में डिटेल। फर्दर हम अपनी अगली वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे जो चीज़ें जो है कुछ रह गई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट कीजिएगा और इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अपने कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही शाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।